आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही इसमें। अब आ रही? जी अब आ रही। पाइलोनाइडल साइनस छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि इसके सर्जिकल ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, क्योंकि इसकी जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं वो दो तीन है। वो अपेंडेक्टमी की तरह एक ही नहीं है कि बस अपेंडेक्टमी कर दी, वो कोलिसिस्टेक्टमी की तरह एक ही नहीं है कि आप कोलिसिस्टेक्टमी कर दें। तो तीन चार किस्म की सर्जरीज हैं जो इसके लिए अलग से परफॉर्म की जाती हैं, जिनके अलग अलग रिजल्ट्स हैं। तो पाइलोनाइडल साइनस के बारे में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। पाइलोनाइडल साइनस है क्या? हेरी मैन, इवन हेरी वुमेन में भी नेटल क्लेफ्ट के ऊपर, ये जो ग्लूटियल लाइन है बटक्स के ऊपर, बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा पिट बनता है, एक सुराख बनता है जिसके अंदर जो एक साइनस बनती है पूरी साइनस में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर पस और हेयर इकट्ठे हो जाते हैं। सवाल यह है कि उसके अंदर हेयर जाते कैसे हैं। ये जो उसके अंदर हेयर इकट्ठे होते हैं, अंदर जाने के लिए ट्रैक भी हेयर खुद बनाते हैं। बैक पे पेशेंट के हेयर हैं, हेयरी पेशेंट है, वो हेयर टूटते रहे, टेक लगा के पेशेंट बैठा है, वो हेयर टूटे और उनमें से जो ब्रोकन हेयर हैं, जो ब्रोकन फाइबर्स हैं उसके हेयर के, उनका जो कोने हैं, जो मार्जिन हैं उसके, वो वहां पे टच कर करके स्किन इरप्ट कर देते हैं। जब वो स्किन इरप्ट करती है तो वो एक पोटेंशियल स्पेस बन जाती है जहां पे और डीपनिंग होगी और वहां और साइनस बन जाएगी। अब वो हेयर अंदर फंस जाता है, वो उसको और डीपन किया जाता है, उस एरिया की इंजरी होती जाती है और इवेंचुअली नीचे एक पूरी पॉकेट से बन जाती है, साइनस बन जाती है। उसके अंदर ये उस साइनस की जो पॉकेट है उसकी बेस में ये हेयर पड़े होते हैं और जब तक ये इन्फेक्टेड नहीं होते, इनमें पस नहीं पड़ती, पेशेंट को पेन ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक स्वेलिंग सी प्रेजेंट रहती है। जब ये इन्फेक्ट कर जाते हैं, जब इसमें इन्फेक्शन हो जाती है तो अब इधर पस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जब यहाँ पे पस बनती है तो क्या होता है कि पस बनने के साथ पेशेंट को पेन और फीवर आना शुरू हो जाता है और पेशेंट का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा पाइलोनाइडल साइनस वाला? एक तो पेन के साथ, ग्लूटियल क्लेफ्ट के ऊपर पेन है, ठीक है, नेटल क्लेफ्ट में पेन है। दूसरे नंबर पे वहां से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है। तीसरे नंबर पे पेशेंट को फीवर हो रहा है। आप उसका ब्लड सीपी करवाएंगे तो क्या आएगा? टीएलसी स्लाइटली रेज आएगा, ईएसआर स्लाइटली रेज आएगा। 1833 में मायो था जिसने ये सिस्ट को लोकेट किया सबसे पहले बिलो द कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स के नीचे ये पड़ी हुई एक सिस्ट है। नाम उस वक्त नहीं दिए गए थे, नाम बाद में दिए गए थे। फिर 1880 में हॉज ने ये टर्म दी कि ये पाइलोनाइडल साइनस है, विच मीन्स अ नेस्ट ऑफ हेयर। ये एक्चुअली जब निकलता है ना, इसकी सर्जरी करते हैं, एक्सीजन करते हैं, तो अंदर से बालों का पूरा गुच्छा निकलता है और पेशेंट्स को हम आके दिखाते हैं बाद में कि ये गुच्छा था बालों का। और यूजुअली हम तो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं निकलेगा, लेकिन जब पेशेंट देखता है पहली बार वो खुद हैरान हो जाता है कि इतने बाल अंदर से, बालों का गुच्छा इतना डीप था इस तरह। और फिर 90 और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ये सोचा जाने लगा कि ये कंजेनिटल है। वजह क्या है कि जो हेरी है उसका फादर भी हेरी होगा मोस्ट लाइकली, और उसका फादर भी हेरी होगा, तो उसकी फैमिली में होगी, मेरे वो कहेगा मेरे चाचू को भी थी, मेरे भाई को भी थी। तो ये सोचा जाने लगा कि ये क्या है, ये कंजेनिटल डिजीज है पाइलोनाइडल साइनस। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि जो प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे थे, जीप राइडर्स जो थे, वो सोल्जर जिन्होंने जीप पे बैठ के यहाँ से दूर दूर जाना होता था, घंटों के सफर होते थे, ये डिजीज नोट होने लगी उन पेशेंट्स के अंदर, उन सोल्जर्स के अंदर जिनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स थे। अब ये किन में नोट की जाती है? ट्रक ड्राइवर्स में, जो यहाँ से निकले और वो गिलगित बल्तिस्तान तक गए, ट्रक में बैठ गए, इधर से निकले कराची कोयटा आगे तक जाते रहे, 12-12 घंटे की, 18-18 घंटे की उनकी ड्राइव है और बैठ के ड्राइव है। अब ये उनमें नोट की जाने लगी। तो इस डिजीज को नाम क्या दिया गया? जीप ड्राइवर्स डिजीज। क्या ये है ही ड्राइवरों की डिजीज है, जो जीप ड्राइवर्स हैं उनकी डिजीज है पाइलोनाइडल साइनस को। और ये पेटे एंड स्काफ था जिन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि पाइलोनाइडल साइनस जो है ये बालों की वजह से होती है, कि बाल पेनिट्रेट करते हैं इसके अंदर। ये 3-4 बाबे हैं, सर्जन है, फिजिशियन है जिनके नाम है। होता क्या है, जो वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द स्किन है वो गिव वे करता है, वहां पे पिट बनती है, हेयर उसके अंदर डीप जाता जाता है। एक हेयर जब चला जाता है पीछे, बाकी सारे हेयर ट्रैक बना लेते हैं, वो उसके पीछे जाके अंदर बैठ जाते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाती है। अब इसको क्लिनिकली आपको पता चल गया कि पेन के साथ आया, स्वेलिंग के साथ आया, डिस्चार्ज के साथ आया, नेटल क्लेफ्ट के ऊपर एक ओपनिंग आपको नजर आ रही है और फीवर है, टेंडर है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे इसके लिए? आपने इमीडिएटली देखते ही बता दिया क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि पाइलोनाइडल साइनस है। कैसे पता चलेगा कि ये पाइलोनाइडल साइनस है, ये कोई और चीज नहीं है? टेस्ट कौन सा करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड चलो हेल्प कर देगा क्या बताने में कि साइनस है और उसके अंदर पस पड़ी हुई है और अंदर मटेरियल भी जो है हेयर टाइप का मटेरियल है, लेकिन इससे अच्छी
सीटी स्कैन, मुझे ये बताएं कि जो लोअर एब्डोमेन है या बैक है, इसके लिए सीटी बेहतर होता है या कोई और इन्वेस्टिगेशन है? पेल्विस के लिए हमेशा सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन कौन सी है? वो चाहे आप यूरोलॉजी में हो, चाहे गायनेकोलॉजी में हो, चाहे जनरल सर्जरी में हो, पेल्विस की पैथोलॉजीज में आपके पास आइडियल स्टडी क्या है? एमआरआई पेल्विस। एमआरआई पेल्विस से भी पहले आप क्या करवा सकते हैं? नो, ये क्या? हाँ, ये क्या चक्का मार रहे? फास्ट स्कैन, पेट स्कैन। पेट स्कैन मेलिग्नेंसीज में भी, वो भी मेट्स के लिए करा रहे होते हैं। फास्ट स्कैन सिर्फ ब्लड ट्रॉमा एब्डोमेन में करा रहे होते हैं, नॉट इवन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ब्लड ट्रॉमा में। और दूसरी आप क्या चीज करवा सकते हैं? साइनोग्राम, कि इसके अंदर डाई डाला जाएगा, डाई इंजेक्ट करके एक्सरे की मशीन के नीचे आप इसका इमेजेस लेंगे और आप उस डाई का ट्रैक देखेंगे कि डाई आ रहा है, और नीचे आपको डाई ये भी बताएगा कि ऊपर बारीक सा ट्रैक है और नीचे ये बड़ी सी कैविटी है जिसके अंदर यहाँ पे आ रहा है। डाई आपको ये भी बताएगा कि आगे कहाँ तक इन्वॉल्व है। अगली डाई आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताएगा वो आपको ये भी बताएगा कि ये जो बाहर आपको ओपनिंग नजर आ रही है ये एक है, लेकिन अंदर से ये 4 ट्रैक बने हुए हैं, मल्टीपल ट्रैक हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड साइनस है कि बाहर आपको एक नजर आ रहा है, अंदर 2-3 ट्रैक्स हैं इसके, मेन साइनस जो साइनस है उधर तक। तो आपने ये भी ध्यान में रखना कि ये कॉम्प्लिकेटेड साइनस भी हो सकती है पाइलोनाइडल साइनस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके पास 3-4 क्या चीजें आ जाएंगी पाइलोनाइडल साइनस के। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी पेरिएनल साइनस या फिस्टुला। पहली चीज जो इनिशियली ट्रेनिंग्स के ज़हन में आती है वो क्या आती है कि ये पेरिएनल एब्सेस हो सकती है। उसी तरह स्वोलन एडिमेटस टेंडर रेड कलर का एरिथमेटस नजर आ रही होती है, स्वेलिंग अगर इन्फेक्टेड हो तो पहली चीज डिफरेंशियल में क्या आती है? पेरिएनल एब्सेस। दूसरी चीज है हाइड्राडेनाइटिस सुपुरेटिवा। हाइड्राडेनाइटिस सुपुरेटिवा हेयर फॉलिकल्स की डिजीज है जहां में फॉलिकल्स के नीचे पस क्रिएट हो जाती है, फॉलिकुलाइटिस होता है और बड़ा सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है और सारी पस एपोक्राइन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होती है और वहां पस क्रिएट हो जाती है और एक्जिला में या और हेयरी एरियाज जो हैं बॉडी के ये सिर्फ वहां पे मिलती है और अच्छी खासी स्वोलन एडिमेटस टेंडर एक फॉर्म में मिलती है, समटाइम्स ग्लोबुलर, समटाइम्स राउंड या सर्कुलर शेप में आपको उभरा हुआ एक उठा हुआ मैस मिलता है आपको स्किन से, जो बहुत ज्यादा टेंडर होता है और बड़ा पेनफुल होता है और इसी तरह पस ठीक ठाक उसके अंदर से मल्टीपल पिट्स होती हैं जिसमें से पस आ रही होती है। तो हाइड्राडेनाइटिस सुपुरेटिवा हो सकता है आपका। दूसरे नंबर पे एक क्रोहन डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कोई फिस्टुला हो सकता है। आखिर में आपके पास स्किन एब्सेस या फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। अब हमारे पास सर्जिकली ऑप्शंस क्या आ जाते हैं कि हम इसकी सिंपल एक्सियन कर सकते हैं। डायग्नोसिस हो गया कि ये पाइलोनाइडल साइनस है, तो अब सिंपली इसको हम इलिप्टिकल इंसिजन देके उस साइनस के राउंड, जो साइनस की ओपनिंग है उसके राउंड इलिप्टिकल इंसिजन देके हमें सारे के सारे ट्रैक को और जो नीचे साइनस है एक्चुअल उसको निकाल देते हैं पूरी की पूरी को। आपने पूरा इतना अच्छा खासा टुकड़ा निकालना होता है, पीस बल्क निकालना होता है आपने। ये है सिंपल एक्सिजन। अब इस एक्सिजन के बाद आप 2 या 3 काम कर सकते हैं। एक्सिजन करने के बाद आप इसको ओपन छोड़ सकते हैं ताकि ये सेकेंडरी इंटेंशन से हील करती रहे, अंदर से भर्ती भर्ती आए और ग्रैनुलेशन टिश्यू आए और ये 1.5-2 महीने में ठीक हो जाए। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर ये अंदर से क्लियर मार्जिन मिल गए हैं, पस ज्यादा नहीं थी, इन्फेक्शन ज्यादा नहीं थी, अब आप इसको क्लोज प्राइमरी क्लोजर कर सकते हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस, जो को बड़ी अच्छी चीज नहीं है प्राइमरी क्लोजर। प्राइमरी क्लोजर करेंगे मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन होगी और गिव वे कर जाएगा। तीसरी ऑप्शन आपके पास क्या है एक्सिजन करने के बाद कि आप इस तरह से एक्सिजन करें, ऐसे स्टाइल में करें, आपकी इंसिजन ऐसी हो कि आप इजीली कोई फ्लैप ले सकें इसके ऊपर। ये जो इतना बड़ा खड्डा बन गया, कोई इलिप्टिकल शेप में बना या ट्रायंगल शेप में बना या पिरामिड की शेप में बना, डिपेंडिंग अपॉन हमने कैसा फ्लैप लेना है, उसको हम फ्लैप से क्लोज करेंगे और आगे यही 3-4 सर्जरीज हैं जो हम देखेंगे कि इसका क्लोजर कैसे करना है और कहाँ पे करना है, किधर क्लोजर करेंगे तो ये इन्फेक्शन या रिकरेंस ज्यादा होगी। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि एक्यूट एब्सेस थी, फ्लक्चुएंट थी, पेनफुल थी, टेंडर थी, हमने सिंपली इसकी एक्सिजन कर दी। कैसे? इलिप्टिकल इंसिजन देके और उसको पैक कर दिया, तो आपने उसको निकाल दिया, अब पीछे इतना बड़ा खड्डा बना रह गया। अब ये है आपकी सिंपल एक्सिजन ऑफ द साइनस ट्रैक या साइनस, पाइलोनाइडल साइनस। पहली ये 4-5 चीजें आपने लिखनी है, एग्जाम में इसकी ट्रीटमेंट में आएंगी। सिंपल एक्सिजन, ठीक है, ओरले ओपन कर देना आपने ट्रैक को, फिर पैक करते रहेंगे वुंड। ये सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग हो रही है, स्टिचेस लगे थे बट स्टिचेस गिव वे कर गए और उसके बाद क्या है, नीचे ग्रैनुलेशन टिश्यू आ रहा है। ग्रैनुलेशन टिश्यू जब आता है तो वो नीचे से भरता हुआ आता है, फ्लावर पॉट है या एक ग्लास है ना, उसमें आप पानी भरते हैं तो वो नीचे से ऐसे भरता हुआ फिल करता आता है उसको। इसी तरह ग्रैनुलेशन टिश्यू जब कैविटी में आ रहा होता है तो नीचे से यूं भरता भरता इवेंचुअली ऊपर तक आता है, वुंड इस तरह भरता है।
प्राइमरी क्लोजर हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी क्लोजर जब किया गया पाइलोनाइडल साइनस में तो देखा गया कि इनकी जो रिकरेंस रेट है वो 20 to 55% है। बहुत ज्यादा रिकरेंस रेट है कि अगर एक बंदा 10 पेशेंट्स को ऑपरेट करता है तो उसमें से 3, 4, 5 को रिकरेंस हो जाती है, और हो जाती होती है, इसकी काफी हाई है। दूसरे नंबर पे आपके पास फिर क्या आ गया कि आप इसका क्लोजर ऑफ द मिड लाइन करें। एक नई टेक्निक क्या उन्होंने देखा कि जब रिसर्चेस में देखा गया कि जब हम इसको मिड लाइन पे क्लोज करते हैं नेटल क्लेफ्ट के ऊपर, तो मिड लाइन पे क्लोज करने के बाद इसके रिकरेंस के चांसेस हाई हैं। तो अब सर्जन्स ने क्या करना शुरू किया कि इसको स्ट्रेच करके इंसिजन ऐसी देके कि मिड लाइन से अवे करके टांके लिए गए, नेटल क्लेफ्ट से थोड़ा सा हट के उसको क्लोजर किया गया, तो अब रिकरेंस रेट्स जो है कम होना शुरू हो गया। तो दूसरी चीज आप क्या करेंगे, क्लोजर अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तीसरा आपके पास आ जाता है प्राइमरी क्लोजर अवे फ्रॉम द मिड लाइन विद फ्लैप्स। 3-4 किस्म के फ्लैप्स क्या है, आप एक तो जी प्लास्टी कर सकते हैं, वी वाइड एडवांसमेंट फ्लैप कर सकते हैं और रोम्बॉइड फ्लैप कर सकते हैं। आगे इन तीनों फ्लैप्स को देख लेते हैं। अब पहली सर्जरी आपके पास, इसका नाम है कैराडाकीज प्रोसीजर। कैराडाकीज प्रोसीजर में आप क्या करते हैं कि उसने, कैराडाकी भी साइंटिस्ट ही था, सर्जन ही था, जिसने यही नोट किया जो सारों ने किया कि हेयर इंसर्शन हो रहे हैं और पाइलोनाइडल साइनस बन रही है। उसने क्या किया कि उसने वुंड को अवे फ्रॉम द मिड लाइन प्लेस करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, जो न्यू नेटल क्लेफ्ट थी वो शैलो हो गई, वो उतनी डीप नहीं रही। तो नेटल क्लेफ्ट जो है वो तो ऑब्वियसली डीप है, तो जब आप उसको यहाँ पे ही उसको मैं मिड लाइन क्लोजर करूंगा तो ये भी डीप ही रहेगा। तो जब ये उठा के उसको साइड पे लेके आ रहा है मिड लाइन से साइड पे, तो ये जो आपने रिपेयर किया है ये नेटल क्लेफ्ट अब शैलो हो गई है, एक्चुअली डीप नहीं रही। तो ये पिट्स में डीप डेप्थ में जाके हेयर ने फंसना है, डेप्थ में जाके हेयर ने बैठना है, तो रिकरेंस की चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दूसरा, नेचुरली जब हेयर फॉल करेंगे ऊपर से बैक पे जो हेयर है, तो बताएं वो मिड लाइन में गिरेंगे नेटल क्लेफ्ट में आके ओरिजिनल नेटल क्लेफ्ट में, या लेफ्ट राइट थोड़े से सेटल होंगे, वो नेचुरली मिड लाइन में आएंगे। और मिड लाइन को आपने वैसे ही शैलो कर दिया और उठा के उस वुंड को आप साइड पे ले आए हुए हैं, तो रिकरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। कैराडाकी ने क्या किया, ये एक्सीजन की, और ये देखें ये मिड लाइन से अवे क्लोज किया गया, ये सीधा क्लोज नहीं कर रहा, यहाँ पे सीधा कर सकता था, बस उसने कहाँ क्लोज किया, मिड लाइन से अवे। बट इसमें प्री सैक्रल फेशिया के साथ स्टिच लिए जाते हैं फैट के, जो रिमेनिंग फैट होता है, फेशिया होता है। तो जब आप प्री सैक्रल फेशिया से स्टिचेस लेते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन ज्यादा होती है, ये कॉम्प्लिकेशन है, इसकी याद रखनी है। दूसरा क्या है, बेस्कम्स प्रोसीजर या क्लेफ्ट लिप प्रोसीजर। बेस्कम प्रोसीजर कैराडाकी जो था जीए में किया जाता है, ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। लोकल मीन स्पाइनल एनेस्थीसिया में, नॉट लोकल एनेस्थीसिया। और इसमें प्री सैक्रल फेशिया इंक्लूड नहीं होता, ये पेट साइनस है बड़ी सी। अब इसके ऊपर ये फ्लैप लिए, ये एक्सीजन के मार्जिन है, ये जो डॉटेड, ये जो लाइन है जो ब्रेक नहीं हुई हुई, ये जो डॉटेड लाइन है ये फ्लैप के लिए लाइन है इसकी। अगला प्रोसीजर है हमारे पास जी प्लास्टी। जी प्लास्टी प्लास्टिक सर्जरी में फ्लैप लेने का एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है और बड़ा रूटीन में किया जाने वाला प्रोसीजर है, जहां पे थोड़ा सा डोमेन लॉस होता है, जगह आपस में ज्यादा यूं खींच के हम अप्रोक्सीमेट नहीं करना चाह रहे होते विद टेंशन। तो हम क्या करते हैं, जी प्लास्टी करते हैं। इसके मार्जिन आप 60 के एंगल पे 2 लाइंस ली जाती हैं और फिर खींच के दोनों को रिपेयर किया जाता है, ये जी प्लास्टी है। एक्सीजन के बाद ये इंसिजन दी, ये इंसिजन दी, और इसको इस मार्जिन को इससे क्लोज किया, इस वाले को खींच के तो क्लोज किया, जी प्लास्टी हो गई। अगला आपके पास है वीवाई प्लास्टी। वीवाई प्लास्टी में आपका जो इंसिजन है वो इस तरह दिया जाता है और उसके बाद इन फ्लैप्स को खींच के क्लोज किया जाता है, आगे शक्ल भी इसकी आ जाएगी। और तीसरा आपके पास आ जाता है लिम्बस फ्लैप या रोम्बॉइड फ्लैप, विच इज मोस्ट कॉमनली डन हेयर, या जहां मैंने ट्रेनिंग की वहां पे लिम्बस फ्लैप किया जाता था, और मैं भी रूटीन में क्या करता हूँ, रोम्बॉइड फ्लैप या लिम्बर्स फ्लैप इसे बोलते हैं, ये किया जाता है। इसमें एक डायमंड शेप इंसिजन रहता है मिड में, और उसके बाद ये 4 आपको जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन 4 पॉइंट्स में इस 5 को उठा के मैं इधर 1 के साथ ले आऊंगा, तो ये ए ऑटोमेटिकली 2 पे चला जाएगा और क्लियर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश ये भी की जाती है कि इन फ्लैप्स को अंडर टेंशन क्लोज ना किया जाए। अंडर टेंशन क्लोज करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी गिव वे कर जाएंगे। तो एक जो सिंपल सूचर का रूल है वो क्या है, नेवर अप्रोक्सीमेट अंडर टेंशन, टिश्यू मस्ट नॉट बी अंडर टेंशन।